दोस्तों, एक माँ बाप ने सोचा कि वो अपने बेटे की शादी करने से उसके सर पे जो प्यार का भूत चढ़ा है वो उतर जाएगा। वो अपने प्यार को भूलकर अपनी पत्नी के प्यार में रम जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। पत्नी आई तो सही, लेकिन कुछ समय के लिए, और उसके बाद उस खूंखार पति ने पत्नी के साथ क्या किया ये दिल दहला देने वाला था। बेकसूर पत्नी को क्या क्या सज़ा भुगतनी पड़ी और उसके साथ पत्नी की बहन के साथ भी क्या हुआ ये जानने वाला है। और आज की कहानी बेहद ही दिल दहला देने वाली है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनते रहें। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की कहानी क्या है। नीलम की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे, तब से वह सावन के महीने में अपने मायके आई थी। रक्षाबंधन पर अपने दोनों भाइयों को राखी बांधने के बाद उसे अपनी ससुराल लौटकर जाना था। रक्षाबंधन 10 अगस्त को था। 3 अगस्त को जब वह घर में मां के साथ कामकाज में हाथ बटा रही थी तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वह काम छोड़कर कमरे में गई और मेज पर रखे मोबाइल को उठाकर देखा। फ़ोन उसके पति बाबूराम का था। उसने तुरंत ही कॉल रिसीव की। उसके हेलो कहते ही बाबूराम की आवाज़ सुनाई दी, नीलम, तुम दातागंज आ जाओ, मैं तुम्हें गोपाल सिद्ध का मेला दिखाकर लाऊंगा। नीलम ने बहाना बनाकर उसे टालना चाहा तो बाबूराम बोला, देखो नीलम, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बाबूराम ने अधिकार भरे शब्दों में अपनी बात कहकर जगह बता दी और फ़ोन काट दिया। नीलम को बाबूराम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। 3 महीने में वह जितना जान पाई थी उससे उसे लगता था कि बाबूराम उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वह उसका पति था और जिद कर रहा था, इसलिए जाना उसकी मजबूरी थी। उसने अपनी माँ को बताया और फिर अपनी छोटी बहन संगीता को साइकिल पर बिठाकर दातागंज चली गई। जब देर शाम होने पर भी नीलम संगीता के साथ वापस नहीं लौटी तो उसकी माँ को चिंता हुई। माँ ने यह बात अपने पति हरभजन को बताई तो उन्होंने नीलम और संगीता की खोजबीन शुरू की। नीलम की ससुराल में भी फ़ोन करके पता किया तो वे दोनों वहाँ भी नहीं गई थी। बाबूराम भी घर पर नहीं था। हरभजन का परिवार बदायूं जिले के थाना दातागंज क्षेत्र के गांव केशवपुर में रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे। जब 2 दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी बेटियों का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने थाना दातागंज में बाबूराम के विरुद्ध भादंवी की धारा 364 के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। बाबूराम के खिलाफ रिपोर्ट इसलिए लिखाई क्योंकि उसी ने फ़ोन करके नीलम को दातागंज बुलाया था। दातागंज के थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बाबूराम के बरेली के थाना कैंट क्षेत्र के गांव भौआपुर स्थित घर पर दबिश दी तो वह घर पर नहीं मिला। इस पर विपिन कुमार ने बाबूराम के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। 9 अगस्त को विपिन कुमार को बाबूराम के धौलाघाट पुल पर होने की सूचना मिली तो वह पुलिस टीम के साथ वहां जा पहुंचे। बाबूराम वहां मिल चुका था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी नीलम और साली की उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी और दोनों की लाशें ढका गांव में उसके मामा के गन्ने के खेत में पड़ी हैं। ढका गांव दातागंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर था और जिला बरेली के थाना विसारतगंज क्षेत्र में आता था। थाना प्रभारी विपिन कुमार अपनी टीम के साथ उसे लेकर विसारतगंज गए और वहां से वह स्थानीय पुलिस के साथ ढका गांव पहुंचे। बाबूराम के मामा के खेत में खोजबीन की गई तो नीलम और संगीता की सड़ी गली लाशें कंकाल नुमा हालत में मिली। पुलिस ने प्राथमिक कार्यवाही करके
दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया और इसके बाद दातागंज पुलिस बाबूराम को लेकर थाने आ गई। थाने में पूछताछ के दौरान बाबूराम ने हत्या के पीछे की जो कहानी बताई वह बेहद ही दर्दनाक थी और वह कहानी नाजायज़ रिश्ते को अपनी ज़िंदगी समझने वाले एक शख्स के खूनी खेल की कहानी थी, जिसमें उसका शिकार बनी नीलम और उसकी निर्दोष बहन। महानगर बरेली के थाना के क्षेत्र के गांव भहुआपुर निवासी खंजन लाल किसान का सबसे छोटा बेटा था बाबूराम। पेशे से किसान हरभजन के पास 7 बीघा जमीन थी और उसी से उसके पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। बाबूराम ने इंटर तक पढ़ाई की थी और इसके बाद वह पिता के साथ खेती के काम में हाथ बटाने लगा था। बाबूराम की ननिहाल बरेली के ढका गांव में थी और उसके मामा की 3 बेटियां थीं, जिसमें गीता सबसे बड़ी थी। चूँकि गीता परिवर्तित नाम है और वो इसलिए क्योंकि गीता का इस मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और इसीलिए उसका नाम चेंज किया गया है। 18 साल की गीता का यौवन खूब धमकता था और वह थी भी खूबसूरत। बाबूराम अक्सर अपने मामा के घर आता रहता था और गीता से उसकी खूब पटती भी थी। दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता था और बचपन से एक दूसरे के साथ खेले थे, इसलिए एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले भी हुए थे। जब दोनों जवान हुए तो बाबूराम को गीता की खूबसूरती कुछ अलग ही दिखाई दी और रिश्ते की याद आती तो वह गीता से नज़रें हटाने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता था। बाबूराम ने बहुत कोशिश की कि वह रिश्ते की मर्यादा बनाए रखे, लेकिन दिल के मामले में उसका वश नहीं चला और वह कोशिश करके हार चुका था। बाबूराम ने महसूस किया कि वह गीता को चाहने लगा है। उसके दीदार से उसके दिल को सुकून मिलता है और आँखों को ठंडक। गीता जब उसके साथ नहीं होती तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। काफ़ी सोच विचार के बाद बाबूराम ने फैसला किया कि वह गीता से अपने दिल की बात जरूर कहेगा। गीता की वजह से बाबूराम अधिकतर अपनी ननिहाल में ही रहता था। बराबर उसके संपर्क में रहने के कारण गीता भी उसके आकर्षण में बंध सी गई थी। बाबूराम के साथ रहने पर उसे भी दुनियादारी की सुध नहीं रहती थी। एक दिन गीता अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी बाबूराम आ गया। वह मन ही मन ठान कर आया था कि गीता से अपने दिल की बात जरूर कहेगा और वह उसके पास बैठते हुए बोला, गीतू, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, बताओ? गीता ने उत्सुकता से पूछा। मुझे डर है कि तुम मेरी बात सुनकर नाराज़ तो नहीं हो जाओगी। अरे पता तो चले, ऐसी क्या बात है जिसे कहने से तुम इतना डर रहे हो? गीतू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? बाबूराम ने गीता का हाथ अपने हाथ में लेकर एक ही झटके में बोल दिया। क्या? सुनकर गीता चौंक पड़ी और उसे अचानक अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। हाँ गीतू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है। गीतू, मैंने कभी भी तुम्हें बहन की नज़रों से नहीं देखा। मुझे अपने प्यार की भीख दे दो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। हम समाज की नज़र में भाई बहन हैं। जब लोगों को पता चलेगा तो वे हमें कभी एक नहीं होने देंगे और तुम किस किस से लड़ोगे? मुझे किसी की फिक्र नहीं है, बस तुम एक बार हाँ तो कर दो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं इस बारे में सोचने के बाद जवाब दूंगी। गीता ने उसे टालने के लिए कहा। ठीक है, कल सुबह मुझे बरेली जाना है, शाम तक लौट आऊँगा। तब तक तुम सोच लेना और मुझे अपना जवाब बता देना और कोशिश करना कि तुम्हारा जवाब मेरे हक में हो। कहकर बाबूराम कमरे से बाहर चला गया। रात को खाना खाने के बाद गीता जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में बाबूराम के शब्द गूंज रहे थे। उसने अपने दिल में झांकने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह भी जाने अनजाने में बाबूराम से प्यार करती है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते के भय से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। अब जब बाबूराम प्यार की बात कर रहा है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। जिंदगी में सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे में वह बाबूराम के प्यार को क्यों ठुकराए? और काफ़ी सोच विचार कर उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। अगले दिन की सुबह गीता के लिए कुछ अलग ही थी। बाबूराम के प्यार में डूबी हुई
वह खोई खोई सी थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उधर उस दिन गीता को बेसब्री से बाबूराम के लौटने का इंतजार था। बाबूराम रात को लगभग 9 बजे घर लौटा और घर के लोगों से मिलकर गीता के कमरे में आ गया। उसने आते ही गीता से पूछा, गीतू जल्दी बताओ तुमने क्या फ़ैसला लिया? बाबू, मैंने रात भर काफ़ी सोचा, फ़ैसला लिया कि। गीता ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। यह देख बाबूराम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह उत्सुकतावश गीता का हाथ पकड़कर बोला, बोलो गीतू, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे फैसले पर ही तो टिकी है। तुम्हारे इस तरह चुप हो जाने से मेरा दिल बैठा जा रहा है। बाबूराम की हालत देखकर गीता एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे इस तरह हंसते देखकर बाबूराम ने उसकी ओर सवालिया निगाहों से देखा तो वह बोली, मेरा फैसला तुम्हारे हक में है। यह सुनकर बाबूराम खुशी से झूम उठा और उसने गीता को बाहों में भर लिया। गीता खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, अपने ऊपर काबू रखो। अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो क़यामत आ जाएगी और हमारा प्यार शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। क्या करूँगी तो? तुम्हारा फैसला सुनकर मैं पागल सा हो गया था। ठीक है, लेकिन लोगों की नज़रों में हम भाई बहन हैं और इसलिए वे हमारी शादी नहीं होने देंगे। हमारी शादी तो ज़रूर होगी और कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा, लेकिन यह तो बात की बात है। वैसे हमारे बीच जो भाई बहन का रिश्ता है वह एक तरह से अच्छा ही है। इससे हम पर कोई जल्दी से शक भी नहीं करेगा। गीता भी बाबूराम की बात से सहमत हो गई और फिर उस दिन से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों एक साथ घूमते और फिल्में देखने जाने लगे। बाबूराम और गीता मामा फूफा के बेटा बेटी होने की वजह से भाई बहन लगते थे। ऐसे में दोनों के बीच जो भी चल रहा था उसे प्यार नहीं कहा जा सकता। दोनों बालिग थे, इसलिए नासमझी भी नहीं कही जा सकती। बहरहाल उनके बीच पक रही खिचड़ी की खुशबू बाहर पहुंची तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे धीरे यह खबर दोनों के घर वालों तक पहुंच गई। सच्चाई का पता लगते ही दोनों घरों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने एक साथ बैठकर दोनों को समझाया, रिश्ते की दुहाई दी, लेकिन उन दोनों पर कोई असर ही नहीं हुआ। हालांकि घर वालों के सामने दोनों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और एक दूसरे से ना मिलने का वादा भी किया। उस वादे को दोनों ने कुछ दिनों तक तो निभाया भी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो दोनों फिर से मिलने लगे। ऐसे में बाबूराम के पिता ने उसकी शादी करा देने का निर्णय लिया और शादी भी ऐसी कि चटमंगनी पटव्याह। बहुआपुर गांव के ही एक परिचित ने उन्हें बदायूं जिले के गांव केशवपुर निवासी हरभजन की बेटी नीलम के बारे में बताया। यह बताने वाला परिचित हरभजन का एक रिश्तेदार था। नीलम को घर में पूनम के नाम से बुलाते थे और वह दातागंज के चिरौंजी लाल इंटर कॉलेज में इंटर की परीक्षा दे रही थी। नीलम बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की लड़की थी। वह बालिग हो चुकी थी और इसीलिए उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। जब नीलम के लिए बाबूराम का रिश्ता आया तो वो मना नहीं कर सके। उसके बाद सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि उसे इतना भी वक्त नहीं मिला कि बाबूराम और उसके परिजनों के बारे में कुछ पता लगा सके। बाबूराम के घर वाले तो कुछ जानना भी नहीं चाहते थे। वह तो जल्द से जल्द उसकी शादी करके उसे बंधन में बांधना चाहते थे, जिससे वह गीता से सारे रिश्ते तोड़ दे। रिश्ता तय होने के बाद इसी साल 16 मई को दोनों का विवाह हो गया। नीलम मायके से विदा होकर अपनी ससुराल आ गई, लेकिन बाबूराम ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। बाबूराम पर तो गीता की दीवानगी छाई थी और वह किसी हाल में उससे अलग होना नहीं चाहता था। वह अपनी शादी होने से तो नहीं रोक पाया, लेकिन शादी के बावजूद वह नीलम को अपनी ज़िंदगी की जीनत नहीं बनाना चाहता था और इसीलिए वह उसके साथ बेरुखी से पेश आने लगा। वह बात बात पर उस पर चिल्ला पड़ता, उससे उल्टा सीधा बोलता और उसकी हरकतों से नीलम समझ चुकी थी कि वह उसे पसंद नहीं करता और ज़रूर उसने किसी मजबूरी के तहत उससे विवाह किया होगा। दूसरी ओर बाबूराम गीता से मिला तो उसने नाराज़गी जताई और याद दिलाया कि उसने हमेशा उसी का रहने का वादा किया था और कोई भी उनके बीच में नहीं आएगा। वह अपने वादे को कैसे भूल गया? इस पर बाबूराम ने उससे कहा कि वह अपने वादे को नहीं भूला है। उसके अलावा वह किसी और को अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकता। लेकिन जब गीता ने नीलम को
अपने रास्ते का रोड़ा बताया तो बाबू राम ने उससे कहा कि वह इस रोड़े को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। इसके बाद बाबू राम ने नीलम की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। सावन में जब नीलम अपने मायके आई तो बाबू राम ने अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया और इसके लिए उसने अपनी प्रेमिका के ही गांव और उसके पिता के खेत को ही नीलम का मृत्यु स्थल चुना। 3 अगस्त को बाबू राम ने नीलम को फ़ोन करके कहा कि वह दातागंज आ जाए। वह उसको गोपाल सिद्ध का मेला दिखाने के लिए साथ ले जाएगा। नीलम ने आनाकानी की लेकिन बाबू राम नहीं माना और नीलम को उस पर भरोसा पहले ही नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन संगीता को साथ लिया और उसे साइकिल पर बिठाकर दातागंज पहुंच गई। वहां पहले से तय जगह पर बाबू राम उसका इंतजार करता हुआ मिला। वह दहेज में मिली बाइक से आया था। नीलम की साइकिल एक जगह खड़ी करवाकर बाबू राम दोनों बहनों को बाइक पर बिठाकर मेला दिखाने ले गया। जब शाम होने लगी तो वह उन दोनों को बाइक पर साथ लेकर दातागंज से 40 किलोमीटर दूर ढका गांव की ओर चल दिया। नीलम ने पूछा तो उसने कहा कि उसे जरा मामा से काम है। इस बहाने वह मामा और अन्य घर वालों से भी मिल लेगी। इसके इस जवाब से नीलम चुप हो गई। बाबू राम ने अपने मामा के गन्ने के खेत पर जाकर बाइक रोकी और नीलम को खेत दिखाने के बहाने साथ लेकर खेत के अंदर चला गया। नीलम उस वक्त सलवार कुर्ता पहने थी। उसने अपना दुपट्टा गले में लटका रखा था। खेत के अंदर जाकर बाबू राम ने उसी दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वह तो बेचारी चीख भी नहीं पाई। इसके बाद वह खेत से निकलकर बाहर आया और संगीता से कहा कि उसकी बहन अंदर गिर गई है और उसके पैर में काफ़ी चोट आई है। यह सुनकर संगीता उसके साथ खेत के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही बाबू राम ने पीछे से उसी दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। संगीता की हत्या करना बाबू राम की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वह उसे नहीं मारता तो वह सब कुछ अपने घर वालों को बता देती और इस तरह संगीता बहन के साथ बेवजह मारी गई। दोनों बहनों की लाशों को वहीं पर छोड़कर बाबू राम अपने मामा के घर आ गया और वहां उसने गीता को नीलम और संगीता की हत्या कर देने की बात बता दी। देर रात वह मामा के घर से निकलकर अपने घर पहुंचा और वहां उसे पता चला कि उसके ससुर हरभजन को पता है कि नीलम और संगीता उसके साथ गई थी और वह उनके और उसके बारे में पूछ रहे थे। यह सुनकर बाबू राम को अपने पकड़े जाने का भय सताने लगा तो वह घर से फरार हो गया। लेकिन बाबू राम के गुनाह ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अंततः वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने इस केस में भादमवी की धारा 302/201 और बढ़ा दी। प्राथमिक कानूनी कार्यवाही पूरी करके पुलिस ने बाबू राम को सीजेएम की अदालत में पेश किया और जहां से उसको जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, कितनी दिल दहला देने वाली कहानी है और एक प्यार को पूरा करने के लिए 2 मासूमों की जान ले ली। समझ नहीं आता कि लोगों के दिमाग को आखिर हो क्या जाता है। प्यार अच्छी चीज़ है, लेकिन जब प्यार पागलपन बन जाए तो ये हमेशा अपराध को जन्म देती है। तो दोस्तों, सतर्क रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि प्यार और पागलपन में फ़र्क कितना है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास जो सबसे पहला कमेंट आया है वो है खादिम जी का और उन्होंने लिखा है हाय। तो हेलो सर, कैसे हैं आप, और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके साथ ही मेरे पास अगला जो कमेंट आया है वो है सुषमा साहा जी का और सुषमा साहा जी ने कमेंट किया है हाय मैम, आज ज़रा देर से मोबाइल को देखा, चार्ज नहीं था। तो सुषमा जी, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगता है, हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगता है जब आप अपने इस परिवार को इतना वैल्यूएबल समझते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अटेंडेंस नहीं, यहाँ पर आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। आप देर से आएँ पर आए ज़रूर। बस ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और देखना धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों के साथ मिलकर मैं कदम दर कदम आगे बढ़ती जाऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए और सपोर्ट के लिए।
इसके साथ ही मेरे पास एक अगला कमेंट आया है आज़ाद शेख जी का, और आज़ाद शेख जी ने कमेंट किया है नाइस वॉइस मैम। तो थैंक यू आज़ाद जी एक वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए, थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए। बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, अपना सहयोग बनाए रखें। और इसके साथ ही मेरे पास एक मेल आया है, एक आईडी है हिंदू हैं हम, तो वहाँ से एक मेल आया है, उन्होंने नाम अपना मेंशन नहीं किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगली बार जब मेल करें या कमेंट करें तो अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, मुझे अच्छा लगेगा अपने परिवार के नए मेंबर के बारे में जानने में। और उन्होंने कमेंट किया है कि आप AI वॉइस यूज़ नहीं करती, देखकर अच्छा लगा, और आप एक टफ कंपटीशन दे रही हैं। तो जो भी है सर या मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरा मानना है कि अगर मैं स्टोरी को नरेट कर सकती हूँ तो मैं खुद अपनी वॉइस में क्यों ना करूँ। और दूसरी चीज़, कंपटीशन तो मैम किस जगह नहीं है, सर है या मैम सॉरी मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि कंपटीशन किस जगह पर नहीं है, और जहाँ पर कंपटीशन ना हो तो मज़ा नहीं आता लड़ने का। मेरा भी मकसद सिर्फ इतना है कि आज की जनरेशन में, आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ बचाव के लिए क्राइम स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सब लोगों को किस तरीके से अलर्ट कर सकूं, और हम क्राइम से बचने के कौन कौन से तरीके इख्तियार कर सकते हैं इसके बारे में बात कर सकें। तो बस मेरा मकसद सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच वैल्यूएबल मेल करने के लिए, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, सहयोग करते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।